फ्लोर पे देख रहे हैं भैया, एक बंदा है जिसको हर बंदा रिस्पेक्ट कर रहा है। वो बंदा ऐसे हाथ कर रहा है, लोग हाथ ऐसे जोड़ रहे हैं। वो ऐसे ऐसे पैसे उड़ा रहा है, सब पैसे पकड़ रहे हैं। सामने वाला बोलता है कितने बेचने, 100 शेयर, बोले लाख शेयर। जो एक्चुअल में कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ ब्लड ऑन स्ट्रीट, जाके खरीदो। बट करता कौन है? ये बंदे ने माइंडली डिसाइड कर लिया, बनेगा तो यही मेरा मेंटर बनेगा। एक आदमी के बारे में ना काफ़ी कम बातें होती है, अंकित जी के चाचा जो किराना स्टोर चलाते हैं। अच्छा अंकित भाई तो बड़े हैं। महेश्वरी साहब बोलिए। जो किराना स्टोर चलाते हैं, काफ़ी कम बातें होती है उनके बारे में, और वो शायद खुद भी नहीं चाहते कि उनके बारे में बातें हो। हालांकि उनके भी हाथ काफ़ी रंगीन है, बड़े भोले भाले क्यूट से दिखते हैं, सफ़ेद कपड़े पहने रहते हैं। पहले कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए लोग नाम गेस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे देश का सबसे ज्यादा महंगा घर खरीदना का रिकॉर्ड इनके पास है। खरीदने की बात कर रहा हूं, बनाया अंबानी से, खरीदना मतलब बने हुए घर। 1001 करोड़ का घर खरीदा है। बिगेस्ट रियल एस्टेट डील थी वो, बिगेस्ट रियल एस्टेट डील थी। और पैसे की कमी नहीं है। मालबरा हिल्स क्या बोलते हैं, मलाबर हिल्स, सॉरी मलाबर हिल्स। देखो अपन तो इतने गरीब है, नाम भी नहीं ले पा रहे। तो हमारे देश के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव घर 1001 करोड़ खरीदने का रिकॉर्ड है मालाबार हिल्स में इस व्यक्ति का। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड नाउ अ बिजनेसमैन इनटू अ फोर्ब्स लिस्ट, आल्सो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस। चौथे है शायद, हाँ चौथे इंडिया। हाँ, वो तीसरे चौथे होते रहते हैं। जब आईपीओ आया था तब दूसरे हो गए थे एक थोड़े टाइम के लिए। हाँ, तो थोड़े टाइम के लिए, ब्रीफ मोमेंट के लिए। बट जैसा उनका नेचर है वो रहना ही नहीं चाहते उस लिस्ट, वो रहना नहीं चाहते। बाय द वे मैंने इनका घर अभी शुरुआत का करी, 1001 करोड़ तो अभी कुछ टाइम पहले हुआ था। फिर तो मल्टीपल डील्स होती थी। उसके पहले हुआ था। हाँ। उसके पहले मॉन्डलेस, पता है ना, जिसकी आप चॉकलेट मेरे को भी खिलाओगे इस पॉडकास्ट के बाद। तो वो मॉन्डलेस से 250 करोड़ का घर उन्होंने उसके 1 महीने पहले लिया था। उसके बाद उन्होंने एक 113 करोड़ का घर और एक वर्ली में लिया हुआ था। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने करोड़ों के घर लिए, वो भी बिना वेरीफाइड पीएनएल डाले, बिना पब्लिक को बताए, बिना सोशल मीडिया पे प्रचार किए। और आदमी तो एक घर में रहेगा, ये रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? रियल एस्टेट में तो रेंटल यील्ड भी नहीं है। यार देखो, जब ऐसा वाला ज्यादा पैसा आ जाए तो वैसा कुछ करना पड़ता है, समझ जाओ। बट चलिए मुद्दे पे आते हैं। इनके कहानी बताने से पहले मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। ये लेट 1980s का है। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसका नाम गेस करने नहीं बोलूंगा कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि यार 80s 85। बट हाँ, ये गूगल पे जाके चेक करोगे, गूगल पे पता नहीं, नेटवर्क अगर है तो पता चल जाएगा, पता नहीं, क्योंकि वो खुद ही गूगल पे काफ़ी चीज़ें अपनी नहीं डलवाई हैं। बट बता दो, पद्मनी प्रीमियर करके एक कंपनी का नाम था। ठीक है। ये कंपनी के शेयर चल रहे थे 90 रुपये के आसपास। ठीक है, 90 नहीं, 94 95 चल रहे थे। अब ये बंदे आते हैं, इनको कहते हैं मिस्टर वाइट मैन, क्योंकि हमेशा सफ़ेद पहनते हैं, सफ़ेद शर्ट सफ़ेद ट्राउजर, बस हमेशा सफ़ेद। तो इनको हर जगह ना वाइट मैन बोलते हैं। ये अपने एक बंदे को भेजते हैं, अपने टीम मेंबर को भेजते हैं, और बोलते हैं कि भैया सारा पद्मिनी प्रीमियर के कंपनी ये शेयर्स शॉर्ट करो। ठीक है। अब पद्मिनी प्रीमियर उस समय की एम्बेसडर और काफ़ी बड़ी बड़ी कार बनाने का वो रखती थी। हिंट के लिए मैंने बता दिया वो क्या बनाती थी। अब लोग उधर जो बैठे वो पागल हो रहे हैं, बोले भैया ऑटोमोबाइल की कंपनी, इतनी बढ़िया कंपनी, बेचने वाला कौन बोलेगा? वो 95 96 पे दनादन बेच रहे हैं। सामने वाला बोलता है कितने बेचने, 100 शेयर, बोले लाख शेयर। बोले भाई क्या चल रहा है, अब माहौल बन रहा है भैया, ये क्या है? 96 पे बेच रहे हैं, 95। बोले जो भाव मिले आज के दिन बेच दो। 95 96 92 91 90 89 तक बिकवा। और हर एक्सचेंज पे कॉल कर हर जगह पे, हर उनके बंदे जा रहे हैं इस बार, कॉल नहीं, ऑन फ्लोर। अच्छा। जिसको जितने लेने हम देंगे, हम देंगे, और ये शॉर्ट सेलिंग चल रही है बेसिकली, बेचो। हाँ भाई सब सोच रहे भैया ये क्या हो गया, ये तो बढ़िया गाड़ियाँ बना रही हैं, बीच में सेल्स रिपोर्ट आई अच्छी चल रही है ये वाली। क्योंकि इनका गट फीलिंग कहीं से कह रहा था, गट फीलिंग था कि क्या था वो लोग बताएंगे, कि अब ये प्रोडक्शन रोकने वाले हैं, और इनका मेन कैश काउ जो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है वो खत्म होने वाला है। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आएगी सब पीटने वाले हैं इसको। ठीक है। तो सब बेचे। एक आध हफ्ते कुछ नहीं होता है। आज के समय पे ट्रेडर अगर एक आध हफ्ते हो गए शॉर्ट किए हुए या लॉन्ग किए हुए, अगर मूव नहीं होता ना, तो वो पेशेंस खो के लॉस होगा जो भी होगा निकल जाता है। बट ये बंदे कन्विक्शन के साथ करते हैं। अब आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देता हूँ, मात्र 3 महीने के अंदर इसका भाव आ गया 8 रुपये 50 पैसे। 8 रुपये 50 पैसे। अब भी जाके ये उधर फ्लोर के ब्रोकर को बोल रहे 25 पैसे कम में थे। वो बोले मालिक
90 से बेचे जा रहे हो, अब जाके कवर कर रहे हो, थोड़ा कुछ तो हमारे लिए रख दो, बोले चल रख ले। और ये वही बंदा है व्हाइट मैन। आज के समय पे अगर आप 100 रुपए की चीज खरीदते हो और 102 पे भी बेच देते हो, तो आप सोशल मीडिया पे 4 पोस्ट बनाते हो और उसके साथ 3 रॉकेट भी बना देते हो। ये बंदा कहाँ से कहाँ तक परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेट करो, होल्ड करो। तो जस्ट टू बिल्ड अप द कंटेक्स्ट, ये था इनकी पावर, इतना एट्रीब्यूट, क्योंकि इनने सीखा अपने गुरुजी से था, जिनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट पे बात करी है, जिनका नाम है मनु मानिक। बट अब आते हैं इनकी छोटी सी कहानी के ऊपर कि भैया ये कौन है, कैसे हैं, इतने बड़े कैसे बन गए। तो 80s के बाद जब पूरा माहौल बन रहा था, तो इनके फैमिली के बॉल बियरिंग का बिजनेस था। तो बॉल बियरिंग का बिजनेस बढ़िया चल रहा था। दुर्भाग्यवश जब ये अपने बीकॉम कर रहे थे, उसके फर्स्ट ईयर में दुर्भाग्यवश इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इनके जो बड़े भाई थे उस समय पे वो दलाल स्ट्रीट पे दलाल बन चुके थे, दैट इज ब्रोकर। इन्होंने बोला भैया बॉल बियरिंग के बिजनेस में कुछ नहीं है, और इनका ब्रोकिंग बिजनेस अच्छा चलने लग गया था। इन्फ्लेशन एडजस्ट करो तो साल का करोड़ रुपए कमाते थे। तो भैया ने बोला तू इधर आ यार, वो सब छोड़, इधर आ, हाथ बटा, बॉल बियरिंग का बिजनेस बंद करा। स्टॉक मार्केट में एंट्री इनकी एट द एज ऑफ 32 हुई है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को लगता है ना कि एज हमारी तो हो गई है, बहुत देर हो गई, 11 साल से शुरू नहीं किया तो एग्जैक्टली भाई साहब 32 साल की उम्र में एक बंदा शेयर बाजार में घुस रहा है और 36,000 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से बना के जा रहा है, और आप बोल रहे हो एज हो गई, एज हो गई, एज हो गई। नाम आप लोग कमेंट्स में गेस कर लो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वाला सीन हुआ। तो ये बंदे पहले गए तो ब्रोकिंग बिजनेस देखा, साल का 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ पूरा है, मजा नहीं आ रहा। तो सोच रहा 2 करोड़ में मजा नहीं आ रहा उस समय पे, बोले नहीं यार। और इन्होंने देख लिया फ्लोर पे भैया असली अल्लाह गुल्ला तो ट्रेडर मार रहा है, बट वेरी स्मार्ट, एजुकेशन भले ड्रॉप आउट हुए। उन्होंने बोला यार सीखना जरूरी है, बिना सीख के हम पैसा नहीं बना सकते। तो ये फ्लोर पे गए और फ्लोर पे देख रहे हैं भैया एक बंदा है जिसको हर बंदा रिस्पेक्ट कर रहा है। वो बंदा ऐसे हाथ कर रहा है, लोग हाथ ऐसे जोड़ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे पैसे उड़ा रहा है, सब पैसे पकड़ रहे हैं। सीरीज में भी दिखाया है बिल्कुल वो सही, वो एग्जैक्ट सीन है, एग्जैक्ट सीन है। ये बंदे ने मेंटली डिसाइड कर लिया बनेगा तो यही मेरा मेंटर बनेगा, और ये ऑब्जर्व करने लग गया। और धीरे 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 अपनी स्किल्स के साथ और अपने मेंटर के साथ ये अब सीखने लग गया सारी कला। इसने पहली चीज क्या सीखी? इसने पहली चीज ये सीखी कि इनके मेंटर इतने शार्प है। इनके मेंटर मनु मानिक ये क्या करते थे, ये उस समय के प्राइवेट बैंक थे। तो ये प्राइवेट बैंक इन द सेंस उस समय पे ब्याज बहुत ज्यादा चलता था, 18-20% पकड़ लो महीने का, साल का नहीं बोल रहा हूँ, महीने का। अब मनु भाई अगर सबको पैसा दे रहे हैं, उनको तो पता है कि हर बंदे से बात करता है, अच्छा क्यों ले रहा है, अरे भैया वो एक्स शेयर पे लगाना है, अरे भैया एक्स शेयर पे लगाना है। अब मनु भाई को तो पता है 100 गरीब लोग, गरीब क्यों, क्योंकि लोन कौन ले रहा है भैया, जिसके पास पैसा नहीं है, 100 गरीब लोग एक्स पे लगा रहे हैं। इसका मतलब इनके लिए ये गरज का पैसा है, इनको पता है इंटरेस्ट भरना है, ये सब भरना है। तो इसको तोड़ना आसान है क्योंकि बड़ा कोई आदमी इसको नहीं होल्ड कर रहा। हाँ। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे अपने ही पैसे से, तो ये EMI तो आना ही है, पैसा भी आना ही है, शेयर ठोक के भी पैसा कमाएंगे। तो ये लोग जाके ऐसे ही करके शॉर्ट सेलिंग करते थे। तो ये व्यक्ति को भी लगा कि भैया इससे ये तो बहुत बढ़िया, तो शॉर्ट सेलिंग की बहुत सारी तकनीक सीखी। अब उस समय पे 2 गुट थे शेयर बाजार में, जब पिट होता था 2 गुट थे, एक जो डोमिनेटिंग था, एक था गुजराती, एक था मारवाड़ी। और जीतता उस समय पे सिर्फ मारवाड़ी था उस समय पे, क्योंकि मारवाड़ियों के ऊपर मनु भाई का हाथ था। और गुजराती बड़े हताश थे कि यार कुछ भी कर लो। इसमें भी ये वाइट मैन बड़े समझदार हैं। इन्होंने एक चीज लाइफ में सीख ली कि भाई कभी भी ओपनली अपना सपोर्ट किसी को मत दिखाओ, दोनों तरफ से छुपके से खेलो, बना के रखो। तो इनके 3 दोस्त थे। 1987 में जब बाहर जा रहे थे तो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर एक CA खड़े थे, अगेन अ टैलेंटेड, हमने 3 CAs में नाम लिया है इस पे। वो CA सबको बता रहे थे कि भैया टाटा पावर नाम की एक शेयर है, 87 की बात कर रहा हूँ, ये आगे चल के बहुत चलेगी, आगे चल के बहुत चलेगी। वो सुन ही नहीं रहा, अरे पागल है, क्योंकि सब जुआ ही करते थे उस समय पे, स्पेकुलेट पहले सब करते थे। लेकिन व्हाइट मैन की एक खासियत थी, सबको सुनते थे, बिकॉज इनका मानना था कब कहाँ से कौन सी चीज सीख सकते हैं हमको नहीं पता। इनफैक्ट इनके ही गुरुजी को इंडिया का वॉरेन बफेट कहते हैं, वो भी हमारे बेचारे लोगों को नहीं पता, वो बताएंगे बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई कि भाई बताओ 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 ये वाली क्या सीन है। तो जब इनने एनालिसिस सुनी तो बोला बंदा तो स्मार्ट है, इसको भी अपने टीम में ले लिया। ये बंदा कोई और नहीं, लेट राकेश झुनझुनवाला जी, तो इनको भी ले लिया। अब ये तीनों चारों लोग मिलके बढ़िया माहौल बना हुआ है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। गुजरातीज परेशान है क्योंकि अल्टीमेटली टेक्निकली है, मारवाड़ीज को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आ गए भाई तोप साहब 90s में, हर्षद मेहता,
और गुजराती की विक्ट्री होने लग गई वहाँ पे। कहीं ना कहीं वो लोग ऊपर उठने लग गए। आज तो वो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, सारी चीज़ें सेम हो गई हैं, सब ट्रांसपेरेंट हो गया, बट उस टाइम पे ये चीज़ चलती थी। अब इस व्यक्ति ने, चलो हमने फर्स्ट पार्ट में बात करा हुआ हर्षद मेहता वाला क्या सीन हुआ, ये वाली सारी चीज़ की हो गई है। पद्मिनी प्रीमियर की भी मैंने बात करी है किस तरह से चीज़ थी। अब क्या हुआ, ये व्यक्ति ने एग्जैक्टली पूरी तरीके से सिर्फ इन्वेस्टिंग सीरीज में क्या बोला, अब तो हम सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे। 92 से नहीं चालू किया था, इनके प्योर इन्वेस्टिंग तो 2002 के बाद चालू हुई। उसका भी रीजन है। तो क्या हो गया कि 2000-2001 का जब बबल फटा ना, उस समय तक बदला ट्रेड्स भी चलते थे, लेट 90s तक चलते थे। बदला ट्रेड आप लोगों को बता दूं, आप लोग इंट्राडे पे आज 5x लेवरेज मिलता है, फ्यूचर ट्रेड करो 4x मिलता है, ऑप्शन सेलिंग करो 2x के आसपास मिलता है, 2x। एक जमाना था ओवरनाइट लेके जाओ 100x का लेवरेज मिलता था। तो जो लोग भी बोलते हैं आज के समय में सबसे बड़े इन्वेस्टर बने हुए हैं, वो लोग 100x के लेवरेज पे ट्रेड करते थे। सिंपल के उदाहरण तो, अगर 1 लाख रुपए है तो मल्टीप्लाई करो 100, आप इतना ओवरनाइट कैरी कर सकते हो, तो जितना बार चाहो कैरी फॉरवर्ड करो एक छोटे सा इंटरेस्ट रेट पे। तो अब आप समझो, हर इन्वेस्टर एक समय पे ट्रेडर था, सिंपल सी बात है। तो आते हैं इस कहानी पे। तो ये व्यक्ति जो थे, अब इनने पैसा अच्छा बनाया। इनने हर्षद मेहता के टाइम पे भी शॉर्ट किया है, और जो नेक्स्ट बबल आया था उस समय पे भी काफी शॉर्ट करके पैसा बनाया। अब 2001 फरवरी को एक सीन होता है, सेंसेक्स की एक बहुत हैवी वेट कंपनी फाइनल 15 मिनट्स में, फरवरी के एक दिन पे, कोई इवेंट नहीं है, 6.5% गिर जाती है, जिसके चक्कर में सेंसेक्स ठक, जो आजकल जैसे फ्रीक ट्रेड्स होते हैं ना, ठक से गिर जाती है। और ये ब्लू चिप कंपनी, याद रखो ये वो समय जब ऐसा, अब ट्रांसपेरेंसी आ गई, उतना मैनिपुलेशन ब्लू चिप्स में तो नहीं हो सकता। 6.5% गिर गया। कौन सी कंपनी थी? इन्फोसिस, जो आज भी गिर रही है। अब यार अभी जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो गिर रही है, बट ये मैनिपुलेशन में नहीं गिर रही है, तो बेचारे रिजल्ट पे गिर रही है। बट वो गिर गई तो रेगुलेटर्स को लगा भैया कुछ तो गड़बड़ है, भैया यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से रातों रात एक मीटिंग बैठती है। उस मीटिंग में बोला जाता है उन तीनों ट्रेडर्स को, बड़े भाई होने के नाते, एक एक पार्ट सब संभालो। एक जन मीडिया पे रहेगा क्योंकि तुमको बनना है अगला बिग बुल। दूसरा बंदा रहेगा, भाई तुम इनके बड़े भाई जैसे हो, तुम पीछे से संभालो, तुम अब ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन छोड़ो। तुम्हारा जो बचपन का सपना था कि मैं भी बादाम, दूध, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न बाहर, ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूं अच्छे वैल्यू पे, हाँ। तो तुम ये करो, उसके लिए यूएस जाओ, एक वॉलमार्ट करके कंपनी, उसको स्टडी करो। जी हजूर, प्रोजेक्ट मिल गया। और तीसरा, एक बाद में उनका एक दोस्त बना, बोले तुमको कहानियाँ बतानी है पूरी दुनिया को, क्योंकि परसेप्शन का पूरा गेम है। ऐसी कहानी बताओ कि किस प्रकार से मैंने 0 से 10,000 करोड़ कमा दिया। तुम्हारा काम है, तुम पीएमएस संभालोगे। तो तीनों को अलग अलग काम दिया गया। सोफे पे बैठ के मार्केट चलाया जा रहा था। सोफे में बैठ के, मतलब सब कुछ। और ऐसा क्यों हुआ था पता है? क्योंकि रेगुलेटर्स और इनकी चीज़ इतनी ज़्यादा पहुंच गई। बाप रे, अपन कितने रिस्क लेके चीज़ें बोलते हैं। भाई अगला पार्ट करना है गाइस, लाइक कर देना ताकि हम आ जाए। बट इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय पे रेगुलेटर ने 3 कंपनीज को पूरी तरीके से बैन कर दिया मार्केट में। पहली कंपनी का नाम था महेश्वरी ब्रोकिंग। ओके, सीरीज में क्यों नाम आया था अब आप समझो। हाँ। दूसरी ब्रोकिंग उनके सरनेम पे थी, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ब्रोकिंग। और तीसरी ब्रोकिंग थी एवेन्यू ब्रोकिंग। और ये तीनों कंपनीज के प्रमोटर एक ही थे। और इसीलिए अब बोला गया था उनको, अंडरग्राउंड जाओ, चीज़ें बदल रही हैं, पहले जैसी चीज़ें नहीं रही हैं, तुम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे वर्क करो। तुमको पता है कि ये चीज़ कैसे चलती है, तो जिस दिन भी तुम अपना आईपीओ ले आओगे, हम हैं, सब हैं, सब चीज़ें होनी है अच्छी। तुम्हारा जो नेटवर्क तुम इधर से बनाओगे वो उससे ज़्यादा तगड़ा बना लोगे। पर एक बार शेयर बाज़ार की एक बहुत बेकार सी और एक अच्छी चीज़ भी है, शेयर बाज़ार में एक बार आप आ गए तो वो छूटता नहीं है, तो वो दिल में बस जाता है। आप ट्रेडर थे तो आप इन्वेस्टर बनोगे, इन्वेस्टर थे तो ट्रेडर बनोगे, लेकिन शेयर बाज़ार ऐसी माशूका है जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकती। और इसीलिए फिर इन्होंने सोचा कि यार अब समय आ गया कि मैं ट्रेडिंग से संन्यास लूँ, करते हैं थोड़ा हल्का फुल्का, लेकिन मैं संन्यास लूँ, ड्रीम प्रोजेक्ट पे फोकस करूँ, लेकिन यार मार्केट से जुड़ा भी तो रहना है। तो इसके लिए फिर इनके एक गुरुजी थे, उनके पास गए, जिनको मैंने कहा वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, उनसे इन्होंने इन्वेस्टिंग सीखी। और फिर उन्होंने कंपनीज लाइक वीएसटी इंडस्ट्रीज, आपने सुना होगा,
फिर उसके बाद आपका वेस्ट इंडिया, HDFC बैंक, इस तरह की कंपनीज, क्वालिटी कंपनीज में इन्हें पैसा लगाया और पैसा बनाया। अच्छा, ये जो गुरु थे क्या उनकी भी कुछ कहानियां है? हाँ, तो जो छोटी वॉरेन सी है। बफेट है इंडिया के। हाँ, मतलब दुर्भाग्यवश हमारे लोग सिर्फ फिरंगियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनको नहीं पता। तो 2015 में 86 ईयर ओल्ड, उनका तो नाम भी ले सकते हैं। हाँ मैं लूंगा, बिल्कुल लूंगा, कुछ नाम तो ले लेना चाहिए, वो ना बोलेंगे सारा नाम हमसे निकलवा रहे हैं। और कुछ नाम लिए हैं इस बार, हाँ, कुछ लिए हैं, ऐसा नहीं है। आप ज्यादा सपोर्ट करोगे तो अगले बार और थोड़ा ज्यादा नाम लेंगे, हमें भी हिम्मत आएगी उसमें। हाँ, धीरे धीरे आएगी हिम्मत। तो 1986 नहीं सॉरी वापस। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2015 में एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टर थे, एट द एज ऑफ 86 अनफॉर्चुनेटली उनका मृत्यु हो गया। उस समय पे नेचुरल डेथ, उस समय पे मीडिया हाउस पे कुछ अच्छे लोग आने लग गए। फॉर एग्जाम्पल पराग पारेख, आप लोगों ने उनके फंड्स के बारे में सुना होगा। उन्होंने कहा यार ये तो हमारे गुरुजी थे। और दूसरे वाइट मैन, ये तो इन्हीं से तो मेरे इन्वेस्टिंग सीखी, ये मेरे मेंटर थे। तो वाइट मैन मेंटर हुए दूसरे के लेट, और ये मेंटर हुए वाइट मैन के। तो इन्होंने इनका नाम है चंद्रकांत संपत। चंद्रकांत संपत जी हमारे देश के वॉरेन बफेट कहलाते हैं, बिकॉज उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को एक अलग मुकाम पे लेके गए। और सैडली उनका नाम किसी को पता ही नहीं। सैडली नहीं पता है। जिन्होंने पराग पारेख जी को सिखाया, राधा किशन दम्मानी सर को सिखाया, और भी बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस को सिखाया उन्हें चीज़। अब मैं बताता हूँ इनका क्या सीन था। तो 1950s में इनकी फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस था, और उनका बिजनेस में मन नहीं लगा, वो निकले। और 70-75 के आसपास इन्होंने डिसाइड करा कि शेयर बाजार पे जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ 70-75 80s जब ये पूरी तरीके से जुआ कहा जाता था ना, उस समय पे ये बंदे इतने वेल रेड थे। इनको लेट 80s में वॉरेन बफेट कौन था ये पता था। इंडिया में लोगों को राकेश झुनझुनवाला नहीं पता होगा, तब तक तो हाई भी नहीं थे एनीवेज, बट इनको वॉरेन बफेट कौन था ये पता था। ये वो मैगजीन पढ़ते थे जो यूएस से इधर आने में 40 दिन लगते थे, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस वाले नहीं पढ़ रहे। तो ये टेक्निकली वैल्यू इन्वेस्टिंग और फंडामेंटल एनालिसिस सीख रहे थे कि भैया उनका 2 फॉर्मूला था। रिटर्न ऑन कैपिटल, सोचो उस समय पे देखते थे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बढ़िया है, सेल्स फिगर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और तीसरा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं है। वो इन्वेस्ट करते थे इन कंपनीज उस समय पे, लाइक PNG, वो इन्वेस्ट करते थे कोलगेट, वो इन्वेस्ट करते थे इस तरह की कंपनी, यूनिलीवर, इस तरह की कंपनी में। तो यार एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। एक 27 माले की बिल्डिंग से अचानक से काफ़ी सारे लोग भाग के आ रहे हैं और पैनिक मचा हुआ है, बिकॉज 1984 में लेट इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। तो उस समय पे बहुत राइट्स चल रहे थे, क्योंकि हर जगह वो हो गए थे, सिख राइट्स थे। हाँ। सिख राइट्स थे, जलाया जा रहा है, कोई गाड़ी जला रहा है, कोई इधर पेट्रोल फेंक रहा है, बहुत चीज़ें हो रही हैं। सब टेंशन में है कि भैया दुनिया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अभी जो 27 माले की बिल्डिंग्स है, जो लोग भाग के आ रहे हैं, ये सब है ट्रेडर्स। और ये बिल्डिंग एक्चुअली में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भाग के जब नीचे आ रहे हैं तो एक बंदा आराम से चिल्ड बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, बढ़िया शर्ट टक इन करके, ट्राउजर पहन के। वो आके बोले, सब रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि थोड़े ओल्ड एजड है, और ये वही व्यक्ति हैं चंद्रकांत संपत जी। इनसे जाके पूछा जाए, अरे मालिक क्या भाई, क्या लग रहा है देश का क्या होगा, क्या कर रहे हैं, बड़ा टेंशन, और सब बोले जा रहे। बोले ये सब छोड़ो, माइको खरीदो। बोले भाई अजीब इंसान है, पूरी दुनिया इधर परेशान है, बाहर दंगे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो क्या है। तो उन्होंने एक चीज़ कही, बोले इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन, इंदिरा गांधी जी की मौत हो गई है, बुरा मत मानो, उन्होंने ऐसा बोला, इंदिरा गांधी जी की मौत केवल एक बार हो गई, और माइको का भाव भी केवल एक ही बार इस भाव पे आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। और माइको आज की कंपनी, उसको कहते हैं बॉश। तो चंद्रकांत संपत जी इस माइंडसेट के व्यक्ति थे, जो एक्चुअल में कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ ब्लड ऑन स्ट्रीट, जाके खरीदो। बोलते सब है, आप देखो जिस दिन मार्केट 1-2% गिरेगा, ट्विटर पे हर कोई वॉरेन बफेट सर के कोट मारेंगे, बट करता कौन है। पर जब एक्चुअल में बड़ी गिरावट होगी 1-2% पे, तो फिर भी बोलने 1-2% है। जिस दिन 10% गिर गया, 2 लोअर सर्किट लग गए, भैया तो बताओ, बंद कर दो, सब बेकार है, अब तो बेकार है, जुआ है, ये है, वो है। तो चंद्रकांत संपत जी का ये बिल्कुल वो था। और मैंने आपको इनके जो मेन मैकेनिज्म थे जिससे कि वो पिक करते थे स्टॉक, वो बताया। और यही गुरु रहे वाइट मैन के,
यही गुरु रहे हैं। इन्होंने ही वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाई थी, जिसके चक्कर में उन्होंने HDFC बैंक खरीदा था, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज खरीदी थी। बट वही है कि दुर्भाग्यवश बात यही है कि काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं है। और उनको वॉरेन बफेट क्यों कहा जाता था? कि उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग करी, उनका पूरा पैसा इक्विटीज़ में लगा रहा था, उन्होंने बहुत तगड़ी कंपाउंडिंग करी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जब तक वो बिलियनर टैग नहीं देखते ना, तब तक हम किसी को उस रिस्पेक्ट से नहीं देखते। बिलियनर टैग से भी ज्यादा वो चीजें, वो फरारी, हाँ, वो गाड़ी वाड़ी। आपको बता दूं कि चंद्रकांत संपत जी का बहुत मतलब हेल्दी रहते थे वो टिल द एज ऑफ 80s, लेट 80s ऑल्सो। वो जॉगिंग पे रोज जाते थे, वो हेल्थ का ध्यान रख रहे थे, फिर वो अपना फूड अच्छा खाते थे। लाइफ में कभी उन्होंने बर्गर, खैर तब तो था भी नहीं, जंक नहीं खाते थे। तो काफ़ी सिस्टमैटिक रहते थे, क्योंकि उन्होंने एक और चीज़ समझ ली थी कि भाई पैसा अगर इन्वेस्टिंग से बनाना है तो जीना भी पड़ेगा। जीना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग तो लॉन्ग टर्म में ही प्ले करेगा ना। सब कुछ कर लिया और ज़्यादा जिए नहीं। मतलब उदाहरण के तौर पे अगर समझ लो, वॉरेन बफेट सर अगर ओमाहा के जगह पे दिल्ली में पैदा हुए होते, रोज छोले भटूरे खा रहे हैं, बाहर निकल के ऑक्सीजन तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो सूंघ रहे हैं, 3 बार मेट्रो में धक्के खा रहे हैं, 2 बार ट्रैफिक में 2 घंटे अटक रहे हैं, स्ट्रेस आएगा, बीवी उधर बोल रही है जी सब्जी लेके आना, कांदा लेके आना, वो लेके आना, झगड़े रोज हो रहे हैं। अगर वो मेट्रो में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिसके वीडियो बन रहे हैं, रीलें बन रही हैं। अब वॉरेन बफेट सर दुर्भाग्यवश अगर 60 के पहले कुछ उनका अगर हो जाता, तो आज इतिहास में कोई वॉरेन बफेट सर को जानता भी नहीं, क्योंकि वॉरेन बफेट सर का मेजर वेल्थ तो 60 के बाद ही बना। और इंडिया में 40s में हार्ट अटैक हो रहे हैं आज के टाइम पे। मतलब 18 साल के बच्चे को हो रहा है। हाँ, अब तो 18 हो रहे हैं तो कम बोल रहे हैं, बट ये वाली चीज़ है। तो ये थे चंद्रकांत संपत, जिनको वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया माना जाता है।